हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड चंदन कुमार और आप देख रहे हैं सीके लीलॉजी। आज मैं आपके साथ सीरीज ऑफ 200 बेस्ट एमसीक्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 को डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ 51 से 75 तक क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स भी बहुत समीप है। किसी भी टाइम एग्जाम्स हो सकता है, मोस्ट सस्पेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और लेटेस्ट बाय नवंबर। तो पार्ट 3 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये पूछ रहा है कि इन चार में से चार ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो राइट टू इक्वालिटी क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है? बिल्कुल है, आर्टिकल 14 के तहत दिया हुआ है। क्या राइट टू फ्रीडम है? बिल्कुल है, ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 19 में। क्या राइट टू प्रॉपर्टी है? क्या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस है? ये भी है, 22 एंड 23 को आप देख लें। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है। ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, लेकिन अगर आप देखें हमने क्या किया, इसको बाय 44th अमेंडमेंट 1978 में हमने इसको हटा दिया। ये पहले क्या था, आर्टिकल 19 के तहत इसको हमने फंडामेंटल राइट्स बनाया था 19(1)(f। तो ये भी आपको याद रखना है, इतने सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो गए। कहने का राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसको 19(1)(f के तहत हमने फंडामेंटल राइट्स बनाया था, लेकिन हमने फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज। हमारे संविधान में जो राइट्स दिए हैं उनको हम मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? क्या बेस है, क्या रीजन है उसके पीछे? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है क्या वो नेचुरल राइट्स हैं, इसलिए हम उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ऑप्शन बी कहता है दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड, उनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी कहता है दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान के भाग हैं, इसलिए हम उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। एंड ऑप्शन डी कहता है दे कैन बी इन्फोर्स्ड एंड सेफगार्ड बाय द कोर्ट्स, उन्हें हम कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, वही आपका आंसर होगा। यस, ये पार्ट तो है, लेकिन अदर राइट्स भी तो हमारे डीपीएसपी हैं, वो भी तो हमारे राइट्स हैं, वो भी संविधान के पार्ट्स हैं। लेकिन व्हाट मेक्स द आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स? तो ये हैं दे कैन बी इन्फोर्स्ड एंड सेफगार्ड बाय द कोर्ट्स। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्टिकल 32 स्टैंड सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल? 352, सॉरी, आर्टिकल 32 जो है ये किस आर्टिकल के तहत सस्पेंड हो जाता है? आर्टिकल 32 ये क्या है हमारा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये चार ऑप्शन है, ये किस आर्टिकल के तहत सस्पेंड हो जाता है? 352, 356, 360 या फिर 362। तो हमारा ऑप्शन ए जो कहता है 352 के तहत हमारा जो नेशनल इमरजेंसी होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 32 यानी राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सस्पेंड हो जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ये दो सस्पेंड नहीं होते, बाकी सारे आर्टिकल्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राइट टू प्राइवेसी इज कंटेन्ड इन। जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, आर्टिकल 22 नहीं, आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 21, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके ऊपर 2018 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, के.एस. पुट्टा स्वामी का केस। ठीक है, 2018 का केस, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो इस केस को आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किस आर्टिकल में, किस मौलिक अधिकार में निहित किया गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी कहता है आर्टिकल 19, ऑप्शन सी कहता है आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन डी कहता है आर्टिकल 22। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमारा आर्टिकल बी जो है सही हो जाएगा। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये हो नहीं सकता। आर्टिकल 15 क्या है हमारा? कि ये आपका, आप किसी भी जो
डिस्क्रिमिनेशंस है जो हमारे 5 ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन दिस 5 ग्राउंड्स। तो ये आर्टिकल 5 वो है, 15 वो है। एंड आर्टिकल 22 सेफगार्ड जो है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 19। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम। हमने जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो किस संविधान से बोरो किया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन बी कहता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन सी कहता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड ऑप्शन डी कहता है ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है इमरजेंसी प्रोविजन को। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंकरेंट लिस्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम। हमने कंकरेंट लिस्ट किस संविधान से अडॉप्ट किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी कहता है फॉर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी कहता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑप्शन डी कहता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। रशिया से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिखा है? फंडामेंटल राइट्स। एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये याद रखना। एक बार फिर से आप याद लो, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किया फंडामेंटल राइट्स, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। राइट, अगले क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैव बीन मॉडल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये किस आर्टिकल के तहत हमें पढ़ने को मिलता है? ये हमें मिलता है आर्टिकल 14। अगर आप आर्टिकल 14 को देखें और एक चीज आपसे पूछ जाता है एवी डायसी, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एवी डायसी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे। तो ये हमने कहाँ से लिया है? मैंने आपको एक तरह से आंसर ही बता दिया। तो ऑप्शन आप देख लो। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कहता है अमेरिका, ऑप्शन सी कहता है रशिया, एंड ऑप्शन डी कहता है स्विट्जरलैंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्रिटेन से हमने बोरो किया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। राइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जब कहते हैं ना स्टेट में जो स्टेट नॉर्मल तरीके से फंक्शन करना बंद कर देता है, जो स्टेट की मशीनरी जो है सुचारू रूप से काम नहीं करती है, तो उस समय स्टेट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके हाथों में आ जाता है? वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि स्टेट की बागडोर संभालता है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 365 आर्टिकल, ऑप्शन बी कहता है आर्टिकल 352, ऑप्शन सी कहता है आर्टिकल 356, एंड ऑप्शन डी कहता है आर्टिकल 360। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 356। इसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, स्टेट रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको कुछ भी कह लीजिए। आप कहिए स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, स्टेट इमरजेंसी लग गया, ये सारे इसी में आते हैं 356 में। 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, आप ये भी याद रखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 हमारा नेशनल इमरजेंसी, एंड 365 जो है ये भी हमारा स्टेट इमरजेंसी ही है, स्टेट इमरजेंसी है। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना होगा कि जब सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देता है और उस डायरेक्शन को स्टेट जो है फुलफिल नहीं कर पाता या फेल हो जाता है, तब जाके यहाँ पे 365 पे सेंटर के रिकमेंडेशंस पे, यानी कि जब वो फेलियर टू ओबे डायरेक्शंस गिवन बाय सेंटर, तो यहाँ पे जाके स्टेट इमरजेंसी फिर डिक्लेयर की जाती है। यानी कि स्टेट इमरजेंसी में अगर आप मेंस में लिखेंगे तो 356 रीड विथ आपका 365, ये जरूरी है। 365 को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इन इंडिया द पावर ऑफ एमनेस्टी हैज बीन गिवन टू। एमनेस्टी का पावर इंडिया में किसको दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। स्टेट में नहीं पूछा, इंडिया पूछा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी कहता है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कहता है चीफ ऑफ आर्मी, एंड ऑप्शन डी कहता है पार्लियामेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड एट अ स्ट्रेच
फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ व्हाट ड्यूरेशंस। कहने का मतलब है कि स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो वो मैक्सिमम कितने साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए 6 मंथ्स के लिए रखता है, 6 + 6 आप इसको 6 मंथ्स के लिए फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 1 ईयर हो गया। 1 ईयर के बाद आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन 3 इयर्स तक एक्सटेंड करने के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका आपको सर्टिफाई चाहिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन आपको सर्टिफाई करेगा कि अभी जो है स्टेट में ये माहौल नहीं है, ये सिचुएशन नहीं कि इलेक्शन करवाए जा सके, तो उसको जो है मैक्सिमम 3 साल तक, यानी कि स्टेट इलेक्शन जो स्टेट इमरजेंसी लगा है, प्रेसिडेंट रूल जो लगा है स्टेट में, उसको मैक्सिमम 3 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 62 क्वेश्चन नंबर, द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया हैज नाउ हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स। जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट हैं उसके कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 245 एंड ऑप्शन डी कहता है 230। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 238, क्योंकि 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 250। ठीक है, टोटल हो गए हमारे 250। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया इज एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय। आप इस वर्ड को ध्यान दीजिए, ये पूछा एक्चुअली। अगर यहाँ पे ये पूछ लिया कि एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया इज वेस्टेड इन, अगर ये वेस्टेड पूछ लिया कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर वेस्टेड होता है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, ये होता है वेस्टेड एग्जीक्यूटिव पावर हमारा प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। लेकिन ये पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया एक्चुअली में एक्सरसाइज कौन करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है स्पीकर, ऑप्शन बी कहता है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑप्शन डी कहता है पार्लियामेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। एक प्राइम मिनिस्टर होता है और हेडेड बाय जो पोर्टफोलियो होते हैं उसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो होते हैं उसमें। ठीक है, ये 10% का कैपिंग किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एक्चुअली पूछे कि ये एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कौन करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होता है, रबर स्टैंप होता है। प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं होता, प्रेसिडेंट को हम रबर स्टैंप कहते हैं। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ इंडिया वही है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव वही है, लेकिन वो रबर स्टैंप है। सारे काम कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं लगातार वीडियो में आपको ये रिपीट करवाता रहा हूँ, ये तो अभी तक याद हो जाना चाहिए आपको। ऑप्शन ए कहता है 1967, ऑप्शन बी कहता है 1968 एंड ऑप्शन सी कहता है 1976 एंड ऑप्शन डी कहता है 1977। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में हमारा 42nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। 1967 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना, गोलकनाथ केस, जिसमें हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग दिया गया था। प्रोस्पेक्टिंग ओवररूलिंग, ये भी पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग किस केस से आया था, तो वो आया था गोलकनाथ केस से, और गोलकनाथ केस का ईयर क्या था, 1967। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया। जो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, बाकी ये ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा ही है, 63 जैसा ही है। ये बोलता है कि आर्म्ड जो फोर्सेस होते हैं, इसका सुप्रीम कमांडर इंडिया में कौन होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी कहता है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कहता है डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इज। जो हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, कौन सी कमेटी होती है। 4 ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन ए कहता है कैबिनेट कमेटी, ऑप्शन बी कहता है पार्लियामेंट्री कमेटी, ऑप्शन सी कहता है कमेटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पार्लियामेंट्री कमेटी। क्यों पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, आप जो यहाँ पे पार्लियामेंट में किसको, एमपीज एंड एमएलएस प्लस एमएलएस इसी को तो भेजते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको तो चुन के तो भेजते हैं, तो पब्लिक ही तो होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी डिबेट डिस्कशन जो भी होता है, जो भी अंडरटेकिंग लेते हैं, तो पब्लिक के बिहाफ से ही तो होते हैं, तो पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का 2 सेशन होता है उसके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है।
तो हमारे पास चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कहता है 3 मंथ्स, ऑप्शन बी कहता है 4 मंथ्स, ऑप्शन सी कहता है 6 मंथ्स एंड ऑप्शन डी कहता है 12 मंथ्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 6 मंथ्स। ये मैक्सिमम गैप होता है बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज, जो स्टेट का गवर्नर है वो क्या है। अब प्रेसिडेंट रहता तो वो तो होता कि नॉमिनल हेड है, लेकिन अगर गवर्नर की बात आ जाए कि गवर्नर क्या है, गवर्नर के पास बहुत वास्ट पावर होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ठीक है, आपको विदाउट ऑप्शन ये मानना है। अगर प्रेसिडेंट आ जाए तो नॉमिनल हेड, अगर गवर्नर आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ठीक है, अगले मूव ऑन करते हैं। Who elects the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उसको कौन इलेक्ट करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट करते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट आ जाए तो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट तब क्या होता है, एक होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, ये होता है, ये इलेक्ट करते हैं। अगर ये प्रेसिडेंट आ जाए, ये वाइस प्रेसिडेंट को हटा दो आप और ये सिर्फ प्रेसिडेंट को रखो, तो जब वाइस प्रेसिडेंट को हटा दोगे प्रेसिडेंट को रखोगे तो बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट तो रहेगा, इसके साथ प्लस क्या हो जाएगा, इसके साथ आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी जो होता है, दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ये भी इसमें शामिल होती है, ये इलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स या हाउ मेनी ईयर्स। तो हमारे पास चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कहता है 6 मंथ्स, ऑप्शन बी कहता है 12 मंथ्स एंड ऑप्शन बी सी कहता है 1 मंथ एंड ऑप्शन डी कहता है 5 मंथ्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट जो बीमार पड़ जाते हैं तो उस दौरान ड्यूरेशन जो है मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर में आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा और एक नए प्रेसिडेंट को आपको इलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है और ये किससे रिलेटेड है। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो है ये पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड है और ये 73rd अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, आप याद रख लें। और अगर पूछे कि म्युनिसिपैलिटी जो है, ये जो आया था ये 74th अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, और ये 73rd जो अमेंडमेंट आया था ये किसके रिकमेंडेशन से आया था, ये था आपका रिकमेंडेशन से बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, और ये क्या सजेस्ट किया था इन्होंने सजेस्ट किया था 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम। ठीक है, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके। ज़्यादा मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है, फिर देखने में आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। वरना मैं एक एक चीज़ को जो एक एक वर्ड है, एक एक वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। फिलहाल आगे चलते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो पार्लियामेंट जो होते हैं उसमें क्या क्या आता है। जो पार्लियामेंट वो किससे बनता है, पार्लियामेंट में एक तो आते हैं आपके पास प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा हाउस ऑफ पीपल होता है या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, या तो आप बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ऐसा ऑप्शन हो तो वो सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में करवाया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, ये इसके इलेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं पहले तो ये तो है ही नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दिल्ली पुडुचेरी है नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आज के सेशन का ये पार्ट 3 का लास्ट ये क्वेश्चन है। ए वोट टेकन अनएक्सपेक्टेडली विदाउट वोटर्स हैविंग बीन ब्रीफ्ड इन एडवांस, कहने का मतलब वोटर को कुछ भी ब्रीफिंग नहीं दी गई और उनसे वोट कास्ट करवा लिया गया, तो इस तरीके के वोट को हम क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है स्नैप पोल, ऑप्शन बी कहता है बाय इलेक्शन, ऑप्शन सी कहता है ओपिनियन पोल एंड ऑप्शन डी कहता है एग्जिट पोल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्नैप पोल।
और ये जो है 51 से लेके 74 तक मैं इस क्वेश्चन को, इस सेशन को यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके बाद जो पार्ट 4 आएगा, पार्ट 4 में मैं आपको 75 से लेके 100 क्वेश्चंस को कवर करूंगा और इसी तरीके से 25 क्वेश्चंस का हमारा ये सेशन जो है बेस्ट 300 क्वेश्चंस तक कंटिन्यू रहेगा। वैसे मैंने बेस्ट 200 का सेशन बनाया था, लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब इसको बेस्ट 300 पे लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। अगर मैं कोई भी वीडियो अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Have a great time.